ब्रेस्ट कैंसर, सर्विकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर और यूटेराइन कैंसर, ये महिलाओं से जुड़े कुछ बहुत ही आम कैंसर हैं। मगर अब इस लिस्ट में एक नया नाम और जोड़ लीजिए, ये नाम है पेटीकोट कैंसर। जी, ये कैंसर पेटीकोट पहनने, उसे टाइट बांधने से होता है। पेटीकोट साड़ी के भीतर पहना जाने वाला एक कपड़ा है, ये किसी स्कर्ट की तरह होता है। कुछ वक्त पहले पेटीकोट कैंसर से जुड़ी एक स्टडी BMJ केस रिपोर्ट्स नाम के जर्नल में छपी। इसमें बताया गया कि जब पेटीकोट के नाड़े को कसकर कमर पर बांधा जाता है, तब स्किन के नाड़े से लगातार घिसने की वजह से स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ये एक तरह का स्किन कैंसर है, इसे ही पेटीकोट कैंसर भी कहा जाता है। तो अगर आप भी रोज साड़ी पहनते हैं और पेटीकोट को कसकर बांधते हैं, तब आपके लिए इस कैंसर के बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है। लिहाजा आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि पेटीकोट कैंसर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और पेटीकोट कैंसर से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। पेटीकोट कैंसर उस प्रकार का एक स्किन कैंसर होता है जिसको हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन बोलते हैं। वो उन औरतों या गृहिणियों में देखा जा रहा है जो साड़ी को बहुत ज्यादा देर के लिए पहनते हैं, उसमें ही काम करते हैं और उसके अंदर जो पहने जाने वाला वस्त्र होता है जिसको हम पेटीकोट कहते हैं, उसको बहुत टाइटली कमर के साथ बांधा जाता है। अब टाइटली कमर के साथ बांधने की वजह से क्या रहता है कि वो एरिया में सबसे ज्यादा पसीना इकट्ठा होता है, सबसे ज्यादा जो अंदर की स्किन होती है उसमें इरिटेशन रहती है, जिसमें भविष्य में अलग अलग प्रकार की बीमारियां वहां से शुरू हो सकती हैं। अब पेटीकोट के एरिया को बहुत टाइटली नॉट करके बांधा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पे बार बार चमड़ी में एक फ्रिक्शन की वजह से वहां पे स्किन में कुछ बदलाव आने लगते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। धीरे धीरे करके वहां पे रेड कलर, लाल रंग का जख्म बनने लगता है, जख्म अल्सर के रूप में तब्दील होता है। तब वो अल्सर जो अगर उसको टाइमली हील नहीं किया जाता या उसका टाइमली इलाज नहीं किया जाए तो वो अल्सर जो होता है वो एक भविष्य में जाके कैंसर के रूप में तब्दील हो जाता है। अगर पेटीकोट के एरिया में महिलाओं को लगता है कि वहां पे स्किन का कलर चेंज हो रहा है, कालापन आ रहा है, लाल रंग रह रहा है, उसमें बार बार खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, जिसकी वजह से उसमें हमें लग रहा है कि कुछ उपलाती चीजें बन रही हैं, जैसे एक लंप या गांठ बनना शुरू हो गया है, या उसमें कैसा अल्सर या जख्म बन गया है जिसको दवाई लगाने के बावजूद भी वो जख्म नहीं बन पा रहा है, या ऐसी गांठें हैं जो उसके आसपास के बाकी एरियाज में बननी शुरू हो गई हैं, या वहां से एक कंटिन्यूअसली खून चलना स्टार्ट हो गया है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि ये एक पेटीकोट कैंसर हो सकता है। इसके लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। इससे बचने का बेस्ट तरीका यही है कि सबसे पहले उस बीमारी को पनपने ही ना दिया जाए जो भविष्य में जाके पेटीकोट कैंसर के रूप में तब्दील हो सकती है। तो सबसे पहले कंफर्टेबल कपड़े पहने जाने चाहिए, बहुत टाइटली उसकी गांठ नहीं बांधनी चाहिए, वो फैब्रिक को यूज किया जाए जिसको हम ब्रीदेबल फैब्रिक कहते हैं, जैसे कॉटन का फैब्रिक होता है जो बहुत ज्यादा स्किन के लिए इरिटेटिंग नहीं होता है। अगर वहां पे बार बार पसीना आ रहा है तो उस पसीने को ड्राई किया जाना चाहिए, बार बार उसको ड्राई रखो, उसमें प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, अच्छे से साफ किया जाना चाहिए, या फिर टैल्कम पाउडर या कुछ यूज करना चाहिए ताकि स्किन के बीच में फ्रिक्शन नहीं हो और उसकी वजह से स्किन में बदलाव ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल चीज दिखती है तो अपने किसी भी डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। और अगर ये कैंसर के रूप में डायग्नोसिस होता है तो उसका इलाज पॉसिबल होता है। एप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास जाएं, उसकी सर्जरी भी होती है, उसके बाद हम कीमोथेरेपी या रेडिएशन से भी उसको करेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पेटीकोट कैंसर से बचना है तो आरामदायक कपड़े पहनिए, पेटीकोट के नाड़े को बहुत ज़्यादा टाइट मत बांधिए, और जहां नाड़ा बांधते हैं अगर वहां किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होती है, कोई घाव या गांठ समझ में आती है, तो बिना देरी किए डॉक्टर से मिलिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। ऑटिज्म से जुड़े ये मिथ जानते हैं आप? आपने ऑटिज्म के बारे में सुना है? ये एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से लोगों के व्यवहार, उनके सीखने की क्षमता और दूसरों से बातचीत करने के तरीके पर असर पड़ता है।
यानी इससे पीड़ित लोगों को दूसरों से बातचीत करने में परेशानी होती है। वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं या एक ही काम लगातार करते रहते हैं। इसके अलावा रोशनी, आवाज या किसी भी तरह का टच उन्हें परेशान कर सकता है। ऑटिज्म एक जन्मजात कंडीशन है। इसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD भी कहा जाता है। ऑटिज्म के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं। अब ऑटिज्म को लेकर कई सारे मिथ चलते रहते हैं। इससे जुड़े कुछ खास मिथकों के बारे में हमें बताया डॉक्टर हिमानी नरूला ने। पहला मिथ, ऑटिज्म एक बीमारी है। डॉक्टर हिमानी कहती हैं कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरह की कंडीशन है। विज्ञान की भाषा में कहें तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ऑटिस्टिक होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बीमार है, बल्कि इसका मतलब है कि उनके दिमाग का विकास और काम करने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग है। हाँ, उन्हें दूसरों से बातचीत करने, कुछ समझने या बर्ताव करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वो पूरी तरह स्वस्थ होते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। दूसरा मिथ, ऑटिज्म खराब पेरेंटिंग की वजह से होता है। ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑटिज्म होने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन ये जेनेटिक वजहों और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इसमें खराब पेरेंटिंग का कोई रोल नहीं है। लेकिन ये खराब पेरेंटिंग वाली बात आई कहाँ से? तो साल 1943 में चाइल्ड साइकेट्रिस्ट लियो कैनर ने रेफ्रिजरेटर मदर थियोरी दी थी। इसके मुताबिक जब माँ भावनात्मक रूप से बच्चे की उपेक्षा करती है तब बच्चा ऑटिस्टिक हो जाता है। हालांकि ये थियोरी पूरी तरह से फर्जी है। ऑटिज्म खराब पेरेंटिंग की वजह से नहीं होता। तीसरा मिथ, ऑटिज्म बचपन में दी जाने वाली वैक्सीन की वजह से होता है। डॉक्टर हिमानी कहती हैं कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। दरअसल लेट 90s में एक जर्नल में एक रिसर्च पेपर छपा। इसमें वैक्सीन और ऑटिज्म के बीच एक संबंध दिखाने की कोशिश की गई। फिर जब इस रिसर्च को जांचा गया तो पता चला कि इसमें अपनाई गई प्रक्रिया रिसर्च के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। इसमें सिर्फ हवाई बातें थी। इस रिसर्च को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया और रिसर्चर का मेडिकल लाइसेंस भी छीन लिया गया। यानी ऑटिज्म किसी वैक्सीन को लगवाने की वजह से नहीं होता है। चौथा मिथ, ऑटिज्म ठीक हो सकता है। ये बात सही नहीं है। ऑटिज्म पूरे जीवन रहने वाली कंडीशन है, इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि कई सारी थेरेपीज हैं जिन्हें देकर मरीज का जीवन और बेहतर बनाया जा सकता है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, स्पीच थेरेपी वगैरह वगैरह। बस जरूरी है कि ऑटिज्म के लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचान लिया जाए। पांचवा मिथ, ऑटिज्म से पीड़ित लोग कुछ सीख नहीं सकते। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम सभी के सीखने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। ऑटिज्म से प्रभावित लोग भी सीख सकते हैं, हाँ, मगर उनके सीखने का तरीका और स्पीड दूसरों से अलग हो सकती है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। सोडियम और सॉल्ट यानी नमक को एक ही चीज समझते हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपने अक्सर सुना होगा खाने में सोडियम घटाना है तो नमक कम खाओ। अब इस चक्कर में लोग अक्सर नमक को सोडियम समझ लेते हैं और सोडियम को नमक, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। सोडियम और सॉल्ट यानी नमक एक ही चीज नहीं है। क्या है दोनों के बीच का फर्क? हमें बताया डॉक्टर मिकी मेहता ने। डॉक्टर मिकी कहते हैं कि नमक खाने की एक चीज है जिसका केमिकल नाम सोडियम क्लोराइड है। यानी नमक दो चीजों से मिलकर बना होता है, सोडियम और क्लोराइड। नमक में करीबन 40% सोडियम होता है और 60% क्लोराइड। माने नमक का एक हिस्सा है सोडियम, ये पूरा का पूरा नमक नहीं है। तो फिर सोडियम क्या है? सोडियम एक मिनरल है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी है। यानी ये शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखने और मांसपेशियों के सिकुड़ने में मदद करता है। सोडियम का सबसे अच्छा सोर्स नमक है, लेकिन ये खाने की कई चीजों में पाया जाता है, जैसे प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड। अब बाकी मिनरल्स की तरह शरीर को सोडियम की भी जरूरत होती है, लेकिन अगर इसे बहुत ज्यादा खा लिया जाए तो कई दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और दिल की बीमारियां। इसके अलावा ज्यादा सोडियम खाने से किडनी में पथरी भी हो सकती है। इसलिए नमक और सोडियम दोनों ही कम खाने चाहिए। अगर आप बाहर की तली भुनी पैकेज्ड चीजें कम खाएंगे तो अपने आप नमक और सोडियम का इंटेक घट जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO हर दिन 2000 मिलीग्राम यानी 2 ग्राम से कम सोडियम खाने की सलाह देता है। ये लगभग 5 ग्राम नमक के बराबर होता है। माने आपको एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच नमक खाना चाहिए, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से जुड़ा कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर फटाफट दाग दीजिए sehat.lalentop@gmail.com। सूचना समाप्त। शुक्रिया।